हेलो 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 एंड वेलकम टू विन साइंस। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ क्लास 11 सीबीएसई। या हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी। चैनल का नाम है विन साइंस, मेरा नाम है स्वानंद एंड चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 11 का हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, उसके अंदर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो उसी का ये पार्ट 4 है। जिन लोगों को पता नहीं है, हमने इससे पहले 3 पार्ट्स ले लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा प्यार से एंड बहुत ही ज़्यादा कंसाइज वे में वो सारे के सारे पार्ट्स चल रहे हैं। चैनल के ऊपर वो प्लेलिस्ट ऑन है, तो आप लोग जाके वो 3 पार्ट्स देख सकते हो। थैंक यू फॉर सपोर्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 को, जहाँ पर हम लोग सबसे क्रिटिकल, सबसे डिफ़िकल्ट एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आने वाली है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड नए नए वर्ड्स को लिख लो कहीं पे उसके मीनिंग्स को मतलब हाईलाइट करते चलो। कहीं पर आपकी टेक्स्ट बुक लेकर बैठना इस सेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आओ यार शुरू करते हैं इस सेशन को। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। पार्ट 1 में हमने सारे के सारे ऑर्गन्स पढ़े थे। पार्ट 2 के अंदर हमने हिस्टोलॉजी ऑफ गट जाना था। पार्ट 3 के अंदर हमने क्या जाना था, अभी अभी हमने वो रिकॉर्ड किया है, तो वहाँ पे सारी की सारी ग्लैंड्स के बारे में हमने जाना था। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन क्या सिस्टम होता है वो भी हमने कंसाइज वे में जान लिया है। इस सेशन में हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड जानने वाले हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा रोड मैप दे रहा हूँ। इस लेक्चर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे, जिसके अंदर पहले में थोड़ा थोड़ा बेसिक आएगा एंड दूसरे के अंदर बहुत सारे नए नए केमिकल रिएक्शंस वगैरह आने वाले हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये दोनों पार्ट्स इसेंशियल है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चांस है, लाइक 100% चांस है कि आप लोग इन दोनों को रिलेट ना कर पाओ। तो आई हाईली रिकमेंड सेम डे पे ये दोनों के दोनों वॉच कर लो। एंड इसका भी लिंक यहाँ पे कहीं पर आ रहा होगा, एंड अगर नहीं आ रहा तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पे जाके इसे चेक कर लो। हाँ, ये हो गई बातें इसकी। एंड अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। इसके पहले पार्ट को, मतलब पहले सब पार्ट को ऐसे हम लोग कह सकते हैं। 1 मिनट में हम लोग इसे फ्लाइट मोड पे डाल देते हैं। ओके, तो अब हमें ना आएगा कोई नोटिफिकेशन, एंड अब हम लोग ठीक से रिकॉर्ड कर पाएंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्पलिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। अब इसे मुझे बार बार ना बताना पड़े, मैकेनिकल प्रोसेसेस के अंदर खाना चबाना आता है, बकल कैविटी का फंक्शन आता है, उसके साथ साथ स्टमक के कुछ जो मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं, तो इस चर्निंग को भी हम लोग मैकेनिकल के अंदर पकड़ सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस इज रिदमिक मूवमेंट ऑफ द इसोफेगस एंड द एंटायर एलिमेंट्री कैनल। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार सिर्फ इसोफेगस में होता है पेरिस्टालसिस, तो आप लोग सिर्फ पेरिस्टालसिस सिर्फ इसोफेगस के अंदर ही लिखोगे। अब ये पेरिस्टालसिस होता क्या है? रिदमिक मूवमेंट ऑफ योर इसोफेगस। तो इस रिदमिक मूवमेंट के कारण खाना अंदर की तरफ ठूसा जाता है। ओके, द बकल कैविटी परफॉर्म्स द 2 मेजर फंक्शंस, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलोइंग। फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलोइंग मतलब क्या? स्वॉलोइंग को स्टार्ट कर देने की प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन ये मिस हो सकता है, आपके दिमाग से चला जा सकता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ। फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलोइंग मतलब खाने को, जैसे आपने मान लो बिस्किट खा लिया तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसे सॉफ्टनिंग करने का काम यहाँ पे होता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। मैस्टिकेशन मतलब चबाना, वेरी इन वेरी वेरी रॉ वर्ड्स, चबाना इज मैस्टिकेशन। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थरोली। तो देखो, टंग के साथ दांतों से खाना तोड़ा जाता है। अब दांतों की 4 टाइप से हमने जान लिए हैं, कौन कौन से? इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। एडल्ट का फॉर्मूला भी हमने पहले सेशन में ही बहुत डिटेल में जान लिया है, तो वो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो सलाइवा मिक्स हो जाता है टंग की हेल्प से खाने के साथ, एंड तभी आप लोग टेस्ट भी कर सकते हो खाने को, एंड फिर वो खाना सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्टनिंग के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। म्यूकस इन सलाइवा। अब सलाइवा का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट म्यूकस। Mucus in saliva helps in lubricating and adhering the masticated food particles into the bolus. अब ये देखो, नए नए वर्ड्स जो आ चुके हैं, ये है, ये है, ये है एंड ये है। अब ये मैस्टिकेटेड हमने जान लिया, चबाए हुए। अब देखो, मान लो आपने खा लिया पापड़। पापड़ बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो ये मिक्स नहीं होगा एक दूसरे से। तो जब ये सलाइवे के साथ कुछ समय स्पेंड करेगा, जब ये छोटे छोटे पीस में तोड़ा जाएगा दांतों से, तो ये काफ़ी ज़्यादा सोल्यूबल बन जाएगा। सोल्यूबल के साथ साथ मतलब ये थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाएगा, स्वेलोएबल बन जाएगा, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, स्वेलोएबल बन जाने वाला है। तो देखो, तो ल्यूब्रिकेशन एंड एडियरिंग,
ल्यूब्रिकेशन मतलब क्या है, उसे थोड़ा चिकना बना देगा, थोड़ा सॉफ्ट बना देगा, इसे ल्यूब्रिकेशन कहा जाता है। एडियरिंग मतलब एक पापड़ के पीस को दूसरे पापड़ के पीस से चिपकाना। अभी ये आप लोग खाते हो तो आप लोगों को फील होता होगा, कई सारे तो ऐसे टॉफ़ीज़ होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडियरिंग होते हैं, तो वो चिपक जाते हैं, जैसे 5 स्टार हो गया। तो म्यूकस जो होता है सलाइवा के अंदर, तो ये एडियरिंग एंड ल्यूब्रिकेटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है। इनटू बोलस, अब ये बोलस मतलब क्या, चबाए हुए खाने को आप लोग जब आपके मुंह में है तो उसे आप लोग कहोगे बोलस, क्योंकि वो मान लो बॉल की तरह दिखता है, बॉल की तरह दिखता है, तो इसे बोलस कहेंगे। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द इसोफेगस बाय स्वेलोइंग एंड डिग्लूटेशन। स्वेलोइंग एंड डिग्लूटेशन, स्वेलोइंग मतलब यहाँ तक लाना, डिग्लूटेशन मतलब पूरा का पूरा अंदर ले जाना। तो ये फेरिंग्स के थ्रू अंदर चला जाता है आपके इसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर। बोलस फर्दर पास डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय द सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। सक्सेसिव वेव्स ऑफ, एक मिनट मुझे पढ़ने दो, सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को आप लोग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से ही खाना यहाँ से नीचे चले जाता है, वरना वो खाना ऊपर तो आएगा नहीं लेकिन वहीं पे रुका रह सकता है। तो दिस इज़ वाई दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज खाना चिपचिपा हो चुका होता है उस टाइम तक। अब देखो डाइजेशन ऑफ फूड, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ पे आ गया सर, ये देखो हम लोग डायग्राम ड्रा करेंगे। ये हो गया आपका इसोफेगस, यहाँ से आपका पेट, मतलब आपका स्टमक एक्चुअली, थोड़ा सा साइंटिफिकली बात करें तो ये आपका ऐसे स्टमक आ गया। तो देखो यहाँ पे होता है आपका इसोफेजियल, गैस्ट्रो इसोफेजियल, देखो ये गैस्ट्रो मतलब स्टमक से रिलेटेड है, स्टमक, एंड ये हो गया आपका OESOPHAGUS, जो भी होगा स्पेलिंग, तो इसका मिलके आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, GO स्पिंक्टर, मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर दैट कंट्रोल्स द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। तो ये स्टमक के अंदर कितना खाना जाने वाला है एक टाइम पर, ये कंट्रोल करने का काम आपका ये गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर करता है। सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भाई देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा बताया था, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आपके सलाइवा के अंदर आ जाते हैं। एंड एंजाइम्स, अब आप लोगों को क्लियर हो रही होगी चीज़ें। सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोसोम्स, हर एक का फंक्शन डिटेल में जानने वाले हैं। देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी तो ये होगी कि देखो सलाइवा के अंदर क्या क्या है। सलाइवा आपने सबसे पहले जाना म्यूकस, या फिर इसे आप लोग थोड़ा सा, हाँ म्यूकस ही कहेंगे आप लोग, जिसके अंदर बहुत सारे परसेंटेज में वाटर होता है। उसके साथ साथ आएगा सलाइवरी अमाइलेज और कुछ सारे एंजाइम्स, एंड उसके साथ आपका लाइसोसोम्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है, देखो डिफेंस में। अब आप लोग कुछ भी खाओ, मान लो आपने वड़ा पाव खा लिया किसी थोड़े गंदे या फिर थोड़े अनहाइजीनिक प्लेस से, तो वहाँ से बैक्टीरियाज अंदर आने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसी डिब्री आएगी जो आपके लिए हानिकारक है, तो उन्हें थोड़ा सा मारने का काम लाइसोसोम में किया जाता है। एंड वैसे भी जब खाना नीचे चला जाता है तो स्टमक में तो एसिड आ जाता है, तो लाइसोसोम्स का काम बेसिकली डिफेंस के अंदर है, ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो इसलिए। इलेक्ट्रोलाइट्स का भी काम उसी की तरह है, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने के लिए, थोड़ा सा अब आप लोग आयनिक बैलेंस कहते हैं उसे, तो आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंजाइम्स का सलाइवरी अमाइलेज का स्टार्च के ब्रेकडाउन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप दिस इज़ प्रेटी क्लियर। एंड 9 मिनट्स एंड फील भी नहीं हो रहा कि भाई 10 मिनट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे, डिफ़िकल्ट भी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, तो इसलिए मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ। एंड इसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा आराम से लाइन टू लाइन जानेंगे, क्योंकि ये आप लोग मिस नहीं कर सकते किसी भी हालत में। अगर आप लोगों को इस सेशन के नोट्स चाहिए तो आप लोगों को कहाँ पे मिलेंगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और कहीं पर नहीं मिलेगी। द chemical processes of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme। देखो केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सबसे पहली केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन, आपका सवाल बन सकता है कि वेयर इज द डाइजेशन प्रोसेस इनिशिएटेड। जो बहुत ज़्यादा सुधरे हुए बालक होंगे तो वो क्या कहेंगे, सर स्टमक के अंदर सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा डाइजेशन होता हुआ, बिकॉज वहाँ पे एसिड आ रहा है।
लेकिन भाई सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज आ रहा है, तो ऑप्शन होगा ओरल कैविटी के अंदर ही ये सारी की सारी चीज़ें होती है। किसके थ्रू? देखो, हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। अब ये कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज ये नाम का एंजाइम है। सो आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट के लिए ऑब्जेक्टिव बन सकता था, लेकिन हम लोग नीट के लिए नहीं पढ़ रहे, हम लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं चीज़ें थोड़ी सिंपल रख रहा हूँ। द सलाइवरी अमाइलेज, तो देखो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च की कार्बो एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट अगर मैं कहता हूँ या फिर मैं स्टार्च कहता हूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे? बिल्कुल ऐसे ही होता है भाई। थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के रखो, अगर आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स हो चुका है तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। स्टार्च थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, अगर आप लोग स्टार्च को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलने वाले हैं। सो आई होप दिस इज प्रीटी ईजी एंड क्लियर। तो स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट्स को, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप लोग मान लो आप लोग पोटैटो खाओगे, पोटैटो के अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जैसे ही वो सलाइवा के साथ कांटेक्ट में आ जाता है एंड आप लोग थोड़ा सा चबा लेते हो, तो यहीं पे उसका क्या हो स्टार्ट हो जाता है, यहीं पे उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सो इनिशिएशन ऑफ केमिकल डाइजेशन, ऐसे आप लोग कह सकते हो, स्टार्ट्स इन द ओरल कैविटी। अब देखो कितने हद तक इसके अंदर होता है, तो देखो 30% तक। तो अगर आपका आलू इतना बड़ा है, इतना बड़ा आपने आलू का टिक्की खाया मान लो, तो 30% तो यहीं पे हो जाएगा, 70% आगे जाके हो जाएगा एलिमेंट्री कैनल के अंदर। अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम। ऑप्टिमम पीएच इज 6.8, तो आपके माउथ का ऑलमोस्ट 6.8 ही पीएच होगा, जो कि बहुत पास है 7 के। तो आपका माउथ स्लाइटली एसिडिक कह सकते हैं हम लोग, हो सकता है। तो आप लोग बस ये 6.8 ध्यान रख लो। इनटू द डाइसैकेराइड माल्टोज। अब ये माल्टोज क्या है सर? देखो, जब भी आपका कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाएगा ना, तो ये दो शुगर सी फॉर्म करने वाला है, जैसे कि माल्टोज। अब एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में। देखो भाई, ये बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ब्रेड को मुंह में रख लिया ना, तो आप लोगों का स्वाद और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, एंड ये एक टाइम पे मीठा टेस्ट करने लगेगा, बिकॉज इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस हो चुका है एंड आप लोगों को माल्टोज मिल चुके हैं, जो कि स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर। अब इसी का और एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा भाई। पार्ले का बिस्किट चबा लो, 2 मिनट के लिए मुंह के अंदर रखो, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा आपके टेस्ट, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ स्वीटनेस स्लोली स्लोली इंक्रीज होता हुआ आप लोग खुद देख सकते हो, बिकॉज उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े थोड़े होते हैं, जो कि माल्टोज के अंदर स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रेड भी आप लोग रख सकते हो, ब्रेड का तो आप लोगों को 101% टेस्ट आने वाला है। लाइजोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट्स एज अ एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। जैसे मैंने कहा था, थोड़ी सी डिबरी आ गई, डिबरी मतलब क्या, थोड़े से ब्रोकन सेल्स, या फिर मान लो आप लोग वड़ा पाव खा रहे हो, तो वड़ा पाव वाले के हाथ के अंदर की जो सेल्स है वो अगर लग जाए तो उन्हें कौन मारेगा? तो ये मारेंगे। या फिर अगर कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो उन्हें कौन मारेगा? ये लाइजोसोम्स मारेंगे। लाइजोसोम्स कामाकाजी ड्रोन्स हैं जो जाएंगे एंड उसे तबाह कर देंगे। सो सबसे पहली रिएक्शन यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगी। स्टार्च को देखो, स्टार्च को मिनट स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज एट द ऑप्टिमम पीएच ऑफ 6.8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये मैंने बोर्ड्स के टाइम पे रटा था एग्जैक्टली। मतलब मुझे ये 6.8 ऐसे भी आप लोग नींद से भी उठा दो तो भी मुझे ये आता था, लेकिन हमारे हो गए कोरोना के कारण बोर्ड्स कैंसिल। तो देखो, डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब देखो, अनदर इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। म्यूकोसा ऑफ स्टमक जान लेते हैं। म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो इसके अंदर होते हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, gastric glands have 3 types of cells, namely mucous neck cell,
पेप्टिक चीफ सेल, पेप्टिक या फिर उसे चीफ सेल कहा जाता है, एंड पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल इसे कहा जाता है। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर के 3 सेल्स जान लो। सबसे पहला म्यूकस NEC के सेल, उसके बाद आ जाता है आप लोगों का पेप्टिक या फिर CHIEF चीफ सेल, एंड उसके साथ साथ एक और आ जाता है ऑक्जेंटिक सेल। सर ये क्या बता रहा हूँ सर, ये कहाँ पे होता है? बालकों, आपका जो ये यहाँ पे स्टमक आ जाएगा ना, तो स्टमक के अंदर अगर आपने इतना सा स्क्वायर काट लिया एंड अगर उसे आपने लैब के अंदर भेज दिया कि भाई मुझे इसका थोड़ा सा क्या दे, एक्सप्लेनेशन दे कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड, तो आप लोगों को ये सारी की सारी सेल्स देखने को मिलेगी। म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक चीफ सेल एंड ऑक्जेंटिक सेल। अगर यहाँ पे डायग्राम आ रही है तो बहुत अच्छा, मान लो कि मतलब अब आप मान सकते हो कि एडिट किया गया है, एंड अगर नहीं आ रहा तो आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि मास्टर ने कुछ भी एफर्ट नहीं डाला। लेकिन हम लोग समझ समझ तो सकते हो आप लोग। देखो बिल्कुल, अगर आपने स्टमक का लाइनिंग अगर देखा ना, तो उसके अंदर बिल्कुल आप लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर दिखने वाला है, जहाँ पे यहाँ पे देखो ऐसे ये नेक का पोर्शन है, तो आप लोग समझ सकते हो। एक मिनट, मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ इसे। तो अगर ये सरफेस है बाहर का, तो बिल्कुल ये आप लोगों को ऐसे यहाँ पे सेल्स मिलने वाली है बहुत सारी, यहाँ पे ऐसे। अब देखो म्यूकस नेक सेल्स यहाँ पे होंगी, नेक के यहाँ पे म्यूकस नेक सेल्स। उसके बाद आपकी पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स यहाँ से यहाँ तक आपकी आने वाली है, एंड उसके अंदर से यहाँ पे आएंगे आपकी कौन सी वाली सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स। अगर आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है तो बहुत अच्छा। ओके, तो इसमें से हर किसी का फंक्शन हम लोग डीपली जान लेते हैं। देखो म्यूकस नेक सेल्स सिक्रेट करेंगे म्यूकस, उसी के साथ साथ देखो पेप्टिक चीफ सेल्स आपके सिक्रेट करेंगे प्रो एंजाइम्स, पेप्सिनोजेन। तो अब हम लोग प्रो एंजाइम क्या है वो थोड़ा सा आगे बहुत डिटेल में जानने वाले हैं, मतलब एकदम ऐसे जानने वाले हैं हम लोग। तो उससे पहले हम लोग बस प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन ऐसे लिख लेते हैं। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन ऐसा लिख लेते हैं, ताकि हमें 2 मिनट के लिए तसल्ली मिल जाए कि भाई ये कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसे हम लोग यहाँ पे ऐसे हाईलाइट भी कर लेते, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है हाईलाइट की, बस हम लोग ऐसे कॉमा के अंदर इसे लिख देंगे। उसके बाद आपका आ जाता है ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल, जो कि हेल्प करता है आपके एसिड के सिक्रेशन के अंदर। भाई ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ है, तो ये HCl एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है ये भी हम लोग जानेंगे। तो देखो इंट्रिंसिक फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो देखो फैक्टर्स इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, इसके लिए कुछ स्पेशल फैक्टर्स आपके सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, तो उनमें से उन्हें इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहा जाता है, एंड तो वो भी यहाँ से सीक्रेट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड उसी के साथ साथ आपका क्या आ जाता है यहाँ पे HCl, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस इज़ प्रिटी क्लियर, आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर। भाई ऐसा आप लोगों को कहाँ पर भी नहीं मिलने वाला, इतना डिटेल में कौन पढ़ाता है आजकल। सब लोग वन शॉट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम लोग NCERT का हर एक लाइन का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, आई गारंटी। नहीं, हाँ कुछ नीट के चैनल्स पर मिल सकता है, लेकिन बोर्ड्स के चैनल पर आई डोंट थिंक सो। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे के लिए स्टमक के अंदर रहेगा। तो देखो अभी कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11। मैंने खाना खाया था 8 बजे, स्ट्रीम खत्म होने के बाद 8:30 बजे। 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 12:30, 11:30 से 12:30। तो अभी 1 घंटा है, तब तक मेरे स्टमक के अंदर खाना रहेगा। तो 4 to 5 आवर्स के अंदर यहाँ पे खाना रहता है। द फूड मिक्सेस थरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट। यहाँ पे वर्ड आया, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, चर्निंग मतलब ऐसे कॉम्प्रेस होना, रिलैक्स होना, जिसके अंदर खाने की पूरी खिचड़ी बन जाती है अंदर। मूवमेंट्स ऑफ इस मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड एज चाइम। तो जो बोलस हम लोग कह रहे थे ना, बोलस BOLUS, तो बोलस से अब कहानी CHYME चाइम तक आ चुकी है।
इसे काइम कह लो, चाइम कह लो, लेकिन हम यहाँ पर आके रुक जाते हैं क्योंकि अब हमें रिकॉर्ड करना है नेक्स्ट सेशन, जहाँ पर हम लोग जानेंगे प्रो एंजाइम्स क्या है। एंड अगर आप लोगों को प्रो एंजाइम्स क्या है ये जानना है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या है ये जानना है, तो आप लोगों को नेक्स्ट सेशन के अंदर आना पड़ेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट इट इन दिस सेशन, 20 मिनट्स इन टू दिस सेशन, एंड आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू एंड दिस सेशन। मेरा नाम है स्वानंद, चैनल का नाम है विन साइंस, एंड इस प्यारे से सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। एंड अगर आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में सेशंस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता दो क्या डिटेल में पढ़ना चाहते हो। मिलते हैं एक और ऐसे ही सेशन के साथ। बाय बाय।